नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है जापान की संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जापान में हम संसद को डाइट कहते हैं और इस डाइट में कानून निर्माण की प्रक्रिया को अगर हम देखें तो जापान में विधेयकों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो दो तरह के विधेयक होते हैं। पहला साधारण विधेयक और दूसरा वित्त विधेयक। जो साधारण विधेयक मंत्रियों द्वारा सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें सरकारी विधेयक कहा जाता है। जो विधेयक निजी सदस्यों जैसे सदन के सदस्य लेकिन मंत्री नहीं के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है। जापान में अधिकांश विधेयक मंत्रियों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं क्योंकि मंत्रियों की सहायता के लिए विधायी ब्यूरो तथा विशेषज्ञ होते हैं और उनकी सहायता से विधेयक सरलता से तैयार किया जा सकता है। सरकारी विधेयकों के ही सदन द्वारा स्वीकृत होने के अधिक अवसर रहते हैं। सभी वित्त विधेयक मंत्रियों द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं। जहां तक वित्त विधेयक का सवाल है तो सारे वित्त विधेयक मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और उसके हम चरण देखें तो विधेयक प्रस्तावित करना, समिति स्तर पे कार्य, प्रतिवेदन स्तर पे कार्य, विधेयक को दूसरे सदन में भेजना और विधेयक को कानून का रूप प्राप्त होना। इस प्रकार ये 5 चरण मुख्य हैं। विधेयक प्रस्तावित करने के चरण को देखा जाए तो वित्त विधेयक प्रतिनिधि सदन में ही प्रस्तावित किया जाता है, किंतु साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। सरकारी विधेयकों की सूचना दोनों सदनों के अध्यक्षों को पहले ही भेज दी जाती है। पहली सूची उस सदन के अध्यक्ष को भेजी जाती है जिसमें विधेयक प्रस्तावित होना हो और उसके बाद 5 दिन के भीतर वह सूची दूसरे सदन को भी भेज दी जाती है। निजी सदस्य द्वारा विधेयक पेश किए जाने के लिए प्रतिनिधि सदन में उसे कम से कम 20 और सभासद सदन में कम से कम 10 सदस्यों का लिखित समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। जापान के संसद की विभिन्न समितियों और राजनीतिक दलों की शोध समितियों में भी विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। जहां तक समिति स्तर का सवाल है तो विधेयक अध्यक्ष को प्राप्त होने के बाद उसकी प्रतियां सदस्यों में बांट दी जाती हैं और विधेयक को उपयुक्त समिति के पास भेज दिया जाता है। समिति के द्वारा विधेयक पर पूरी तरह से गंभीरता के साथ विचार किया जाता है कि किस तरह का विधेयक है, उसकी क्या नेचर है। समिति मंत्रियों, लोक सेवा के पदाधिकारियों या जनता में से किन्हीं व्यक्तियों को विधेयक पर प्रश्न पूछने के लिए बुला सकती है। ऐसा समिति के पास अधिकार है। विधेयक से प्रभावित होने वाला जो पक्ष है वो अपनी ओर से उपस्थित होकर भी विधेयक पर विचार व्यक्त कर सकता है। तो इस प्रकार समिति स्तर पर जो है वो विधेयक की ये स्थिति है। हमने देखा जब विधेयक प्रस्तावित होता है तो हमने ये देखा कि पहली सूची उस सदन के अध्यक्ष को भेजी जाएगी जिसमें विधेयक प्रस्तावित होना हो और उसके बाद 5 दिन के बाद वो सूची दूसरे सदन को भी भेज दी जाती है। यदि निजी सदस्य द्वारा विधेयक पेश किए जाने के लिए प्रतिनिधि सदन में उसे कम से कम 20 और सभासद सदन में कम से कम 10 सदस्यों का लिखित समर्थन होना आवश्यक है और उसके बाद वो विधेयक समिति स्तर पर भेजा जाता है। समिति स्तर पर हमने विधेयक की स्थिति को देख लिया। उसके बाद आता है प्रतिवेदन स्तर पर। प्रतिवेदन स्तर को हम रिपोर्ट स्टेज भी कहते हैं। दरअसल समिति का अध्यक्ष निश्चित तिथि को सदन की पूर्ण बैठक के सामने समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। और देखिए, ये समिति की रिपोर्ट वाला स्तर बहुत महत्वपूर्ण है। यदि समिति के सदस्यों में विधेयक के संबंध में मतभेद हो जाए, आधे बोले विधेयक ठीक है, आधे बोले ठीक नहीं है, आधे कुछ को लगे कि संशोधन होना चाहिए, कुछ को लगे संशोधन नहीं होना चाहिए, तो अल्पमत की रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की जाती है। अल्पमत कौन सा मत हुआ? जो कि विधेयक से सहमत नहीं है, उसकी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की जा सकती है। अल्पमत कोई भी हो सकता है, जो विधेयक से सहमत नहीं है, जो विधेयक से सहमत है, दोनों ही, मतलब जिसका मत कम हो, जो संख्या में कम हो। इस समय विधेयक पर पूरी तरह से वाद विवाद होता है, अल्पमत में और बहुमत में, और विधेयक पर संशोधन भी रखा जाता है। संशोधन का मतलब है कि विधेयक में कौन कौन से चेंजेस, कौन कौन से परिवर्तन, कौन से रद्दोबदल करने संभावित हैं। वित्त विधेयक पर प्रतिनिधि सदन में 50 सदस्यों
और सभासद सदन में कम से कम 20 सदस्यों द्वारा संशोधन रखा जा सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है, इस पे सवाल भी आता है। पूछते हैं कि वित्त विधेयक पर प्रतिनिधि सदन कितने सदस्य संशोधन रख सकते हैं, तो 50 रख सकते हैं। और सभासद सदन जो कि जापान का उच्च सदन है, उसमें कितने लोग रख सकते हैं संशोधन, तो 20 रख सकते हैं। तो साधारण विधेयकों पर प्रतिनिधि सदन में 20 सदस्यों और सभासद सदन में 10 सदस्यों द्वारा ही संशोधन रखा जाता है। देखिए यहाँ बात क्लियर है। अगर साधारण सदस्य होंगे, साधारण विधेयक होगा तो प्रतिनिधि सदन के 20 सदस्य, और वित्त विधेयक होगा तो प्रतिनिधि सदन के 50 सदस्य। साधारण विधेयक होगा तो सभासद सदन के 10 सदस्य, और वित्त विधेयक होगा तो सभासद सदस्य के 20 सदस्यों द्वारा संशोधन रखा जाता है। सदन के अंतर्गत वाद विवाद पर सभी दलों को विचार व्यक्त करने का पूरा अवसर दिया जाता है, और जब ये वाद विवाद पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद विधेयक पर मतदान होगा। सदन में राजनीतिक दल अपने अपने सदस्यों पर कठोर नियंत्रण रखते हैं, इसलिए मतदान दलीय आधार पर ही होता है। इसलिए पार्टी व्हिप भी जारी करती है। प्राय सदन में मतों की गिनती विधेयक के समर्थकों को खड़ा करके की जाती है। जो समर्थन में है वो खड़े हो जाएं, ऐसी गिनती की जाती है। यदि मतों में बहुत कम अंतर हो, मान लीजिए बहुत कम अंतर है, तो उपस्थित सदस्यों का कम से कम 5वां भाग गुप्त मतदान की मांग कर सकता है कि भाई गुप्त मतदान करवाया जाए। उस समय मतदान मतपत्र द्वारा होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जापान में विधेयकों पर मतदान 2 प्रकार से होता है। एक तो खड़े होकर होता है, और अगर अंतर बहुत कम हो तो मतपत्रों के माध्यम से गुप्त मतदान भी होता है। जहाँ तक विधेयक दूसरे सदन में सवाल है, विधेयक को दूसरे सदन में भी भेजा जाता है। एक सदन द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बाद सदन का अध्यक्ष उसे अपने हस्ताक्षर से दूसरे सदन में भेज देता है। दूसरे सदन में विधेयक को पहले सदन के ही समान सारी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। वही अवस्थाएं, विधेयक को प्रस्तावित करना, समिति स्तर, प्रतिवेदन स्तर, सारी अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। यदि दूसरा सदन विधेयक को उसी रूप में पारित कर दे जैसे कि पहले सदन ने किया था, कोई चेंज नहीं करे, कोई परिवर्तन नहीं करे, कोई रद्दोबदल नहीं करे, तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। यदि दोनों सदनों में विधेयक पर मतभेद उत्पन्न हो जाए तो संयुक्त सम्मेलन समिति द्वारा मतभेद दूर करने का प्रयास किया जाता है। मान लीजिए समिति इसमें असफल रहे तो प्रतिनिधि सदन उस विधेयक को पुनः उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर सकता है, और इस स्थिति में विधेयक दोनों सदनों से पारित समझा जाता है। यदि सभासद सदन द्वारा पारित विधेयकों को प्रतिनिधि सदन रद्द कर दे तो सभासद सदन उस पर फिर से विचार नहीं कर सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मान लीजिए सभासद सदन ने फिर से पारित किया विधेयक, और उसको प्रतिनिधि सदन जो कि जापान का निम्न सदन है वो रद्द कर दे, लोकप्रिय सदन है, तो सभासद सदन उस पर फिर से विचार नहीं कर सकता। तो इस प्रकार सभासद सदन की शक्ति क्या है? अपेक्षाकृत सीमित है ना। अब नेक्स्ट है विधेयक को कानूनी रूप प्राप्त होना। दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बाद प्रतिनिधि सदन का अध्यक्ष इसे मंत्रिमंडल के पास भेज देता है। जब दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित हो जाएगा तो कौन भेजेगा? प्रतिनिधि सदन का अध्यक्ष। किसके पास भेजेगा? मंत्रिमंडल के पास भेजेगा। और विधेयक से संबंधित मंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन हस्ताक्षर करेगा? विधेयक से संबंधित मंत्री। और कौन हस्ताक्षर करेगा? प्रधानमंत्री। दोनों का हस्ताक्षर करना ज़रूरी है। और फिर क्या होगा? फिर इस विधेयक को किसके पास भेजेंगे? सम्राट के पास। देखिए मैंने बताया था सम्राट की शक्ति नाम मात्र की है, लेकिन विधेयक को कानूनी जामा पहनाने के लिए, कानूनी रूप देने के लिए सम्राट के हस्ताक्षर तो होते ही हैं। तो प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्री के हस्ताक्षर के बाद किसके हस्ताक्षर होंगे? जापान के सम्राट के। स्पीकर की रिपोर्ट आने के 30 दिन के अंदर अंदर सम्राट इसे सरकारी गजट या सूचना पत्र में छापने की आज्ञा प्रदान करते हैं, और यह सम्राट द्वारा कानून की उद्घोषणा
डिक्लेरेशन ऑफ लॉ बाय द एम्परर कहलाती है। इस प्रकार विधेयक कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। तो हमने देखा कि जापान में विधेयक जो है वो कानून का रूप कैसे ग्रहण करता है। तो हमने देखा कि जापान में विधेयकों का वर्गीकरण दो तरह का होता है, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। फिर हमने देखा कि वित्त विधेयक में विधेयकों के प्रकार में हमने वित्त विधेयक में देखा कैसे पारित होता है, क्या क्या चरण है। विधेयक को प्रस्तावित करना, समिति स्तर, प्रतिवेदन स्तर, विधेयक दूसरे सदन में, विधेयक को कानूनी रूप प्राप्त करना, फिर विधेयक को प्रस्तावित करना, फिर समिति के स्तर, फिर प्रतिवेदन स्तर, फिर विधेयक दूसरे सदन में, फिर विधेयक को कानूनी रूप प्राप्त होना, और उसके बाद कानूनी रूप प्राप्त होने के बाद हस्ताक्षर होना सम्राट के। और जब सम्राट के हस्ताक्षर हो जाए, प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्री के हस्ताक्षर के बाद सम्राट के हस्ताक्षर हो जाए, तो फिर 30 दिन के अंदर सरकारी गजट या सूचना तंत्र में छापने की आज्ञा देते हैं सम्राट। और फिर इसके बाद ये सम्राट द्वारा क्या क्या कहलाती है, कानून की उद्घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ द एम्परर ना, ये कहलाती है डिक्लेरेशन ऑफ द लॉ बाय द एम्परर, ये कहलाती है। तो इस प्रकार विधेयक जो है वो कानून का रूप धारण कर लेता है। तो हमने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखा। आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए। सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए जापान में कानून निर्माण की प्रक्रिया जो है वो क्या होती है।